Hello everyone, welcome back to Target Achievers Coaching Institute, ओम विहार डहरिया हल्द्वानी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, हम यहाँ पे एक बिग अनाउंसमेंट के लिए हाजिर हुए हैं। इस अनाउंसमेंट में दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में ही, यानी कि 10 अक्टूबर से हमारा एक IBPS क्लर्क मेंस के लिए एक स्पेशल बैच चालू किया जा रहा है दोस्तों। सभी एस्पायरेंट्स जो हैं IBPS क्लर्क मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही सुंदर मौका है दोस्तों। आप इस कोर्स के साथ जुड़े और आपको एग्ज़ाम सफल करने में ज़रूर हेल्प मिलेगी दोस्तों। आप अपना कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं, आप अपना प्रिसीजन और एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं इस कोर्स की मदद से। तो ये कोर्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये 50 दिन का लगभग कोर्स रहने वाला है, जिसमें 50 दिन में आपको हर सब्जेक्ट की क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी, लाइव भी, एंड उसके बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे दोस्तों। आज हम एक डेमो क्लास के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं दोस्तों, इसी कोर्स के तहत। और इसमें हम पहले थोड़ा सा एग्जाम के बारे में आज देखेंगे कि कैसे कैसे ये एग्जाम होता है, इसमें क्या क्या आता है, और आगे चल के दोस्तों हम इसमें फिर सभी सब्जेक्ट्स को बारी बारी करके सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे जल्दी से जल्दी, और प्रैक्टिस भी आपको करवाते जाएंगे। यहाँ पे हम पुराने पेपर्स भी सॉल्व करवाएंगे हम दोस्तों इन क्लासेस, इस कोर्स के अंदर। ये कोर्स दोस्तों स्पेशली डिज़ाइन किया गया है स्पेशलिस्ट के द्वारा, जिससे आपको इस IBPS क्लर्क मेंस एग्जाम को पार करने में दोस्तों बहुत सहायता मिलने वाली है दोस्तों। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि IBPS है क्या और वो क्या करवाता है और ये क्या एग्जाम है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, IBPS होता है एक संस्था, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, शायद इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सॉल्यूशन, IBPS। तो ये एक संस्था है जो कि बैंकों के लिए एग्जाम करवाती है दोस्तों। SBI दोस्तों जो होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका एग्जाम तो SBI खुद देता है दोस्तों। बाकी जितने भी बैंक है, आपकी ग्रामीण बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, और बहुत सारे बैंक है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी के एग्जाम जो होते हैं दोस्तों वो IBPS के थ्रू होते हैं। तो ये IBPS क्लर्क का एग्जाम है दोस्तों, जिसमें प्री शायद हो चुका है, अक्टूबर 5-6 तारीख को ये डेटेड था, 11 को 5 को अक्टूबर को 2025। तो क्लर्क तो शायद हो चुका है दोस्तों, और जल्दी से जल्दी इसमें रिजल्ट भी आ जाता है दोस्तों। 1 महीने के अंतर्गत इसका रिजल्ट हमें देखने को मिल जाता है। बहुत फास्ट प्रोसेसिंग करता है IBPS, बहुत जल्दी एग्जाम करवाता है, फटाफट चेकिंग होती है, मार्क्स आ जाते हैं, कट ऑफ बन के आ जाती है, और उसके बाद दोस्तों मेन प्री का रिजल्ट आ जाता है, और फिर 20 या 22 दिन के अंदर में दोस्तों आपका मेंस का एग्जाम भी इसमें हो जाता है। तो हम अभी मेंस के एग्जाम को ही फोकस करते हुए ये कोर्स आपका डिजाइन किया गया है दोस्तों। 10 अक्टूबर से ये हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जो कि आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट पे और हमारे टारगेट अचीवर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐप पे मिलेगा दोस्तों आपको ये कोर्स, जो आप बहुत ही मिनिमल फीस देके आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, इसमें आपको दोस्तों प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे, साथ ही साथ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे PDF फॉर्मेट में दोस्तों। और आपके लिए टेस्ट भी प्रिपेयर करेंगे हम इसमें, टेस्ट सीरीज। तो आप टेस्ट सीरीज दे के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज को देके। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों कि ये जो 2025 IBPS क्लर्क मेंस का एग्जाम है, इसकी डेट कब है। तो देखिए, एक डेट अनाउंस है दोस्तों, 29 नवंबर 2025। ये डेट अनाउंस तो है, बट ये टेंटेटिव डेट है दोस्तों। टेंटेटिव का मतलब है अभी पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता कि 29 को ही होगा, बट 90% चांस है कि 29 नवंबर को ही हो जाएगा एग्जाम, बट 1-2 दिन आगे पीछे भी हो जाता है, इसलिए सेफ रहने के लिए IBPS इसमें टेंटेटिव डेट लिखता है। बाकी 95% चांस ये है कि आपके 29 नवंबर को ये एग्जाम आपका हो ही जाएगा दोस्तों, और उससे पहले मतलब आपका प्री का रिजल्ट भी आ जाएगा, और उसके बाद 29 को क्या कहते हैं, इसका मेंस का एग्जाम भी होने वाला है। तो दोस्तों इस एग्जाम के थोड़ा स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि कितने इसमें क्वेश्चन आते हैं, कैसे इसमें क्या सिलेबस है। आज हम इसमें सभी पे बातें करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पेपर की स्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल जो है इसमें 155 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। पहले जो था वो 190 क्वेश्चन आते थे दोस्तों। इस साल से IBPS ने थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किया है, क्वेश्चंस की संख्या को कम किया है और समय को भी दोस्तों कम किया है। पहले 190 क्वेश्चन आते थे और वो 2 घंटे 40 मिनट का पेपर आपका होता था दोस्तों। अभी जो है इसमें आपके
2 घंटे का पेपर होगा, सिर्फ 120 मिनट का पेपर होगा, ड्यूरेशन होगा इसका 120 मिनट, 2 घंटा। और क्वेश्चंस को कम कर दिया गया दोस्तों, पहले 190 क्वेश्चन आते थे, अब 155 क्वेश्चन से आपको इसमें देखने को मिलेंगे। नेचर कैसा है एग्जाम का कि सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव टाइप है दोस्तों, आपको पता ही है, जिसमें टिक करना होता है हमें। एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शंस होते हैं जिनमें एक सही उत्तर होता है, आपको टिक करना होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप इसका नेचर है दोस्तों। दूसरी बात करें, क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है? बिल्कुल है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल होती है बैंक के एग्जाम में। आप अगर एक करेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको, अगर आप एक करेक्ट क्वेश्चन करते हैं तो आपको उसके लिए +1 मार्क्स मिलता है दोस्तों। और अगर आप गलत कर देते हैं किसी को तो उसके लिए आपको -25%, यानी कि 1/4 नंबर आपका घट जाता है, 0.25 नंबर आपका कट जाता है दोस्तों, गलत अगर आपने किया है कोई इनकरेक्ट क्वेश्चन। और मान लीजिए आपने टिक किया ही नहीं है, कोई ऑप्शन भी सेलेक्ट नहीं किया, आपने छोड़ दिया उस क्वेश्चन को, तो उसके लिए ना प्लस होगा दोस्तों, ना ही उसके लिए माइनस होगा। और करेक्ट क्वेश्चन के लिए +1, रॉन्ग क्वेश्चन के लिए, इनकरेक्ट के लिए -1/4 यानी 0.25। तो इस तरह से मार्क्स आपके कैलकुलेट होते हैं दोस्तों। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं दोस्तों कि क्या पैटर्न है इसका। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दोस्तों। तो मेनली 4 टेस्ट होंगे इसमें आपके, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट होगा रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो दोस्तों सबसे पहला टेस्ट ये होगा, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। 40 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग के और कंप्यूटर के मिला के दोस्तों। अब हो सकता है 30 क्वेश्चन रीजनिंग के हो, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के हो, या कंप्यूटर के 12, रीजनिंग के 28, तो इस तरह से मिक्स आएंगे। बट ज्यादा इसमें क्या आएंगे दोस्तों, रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन कंप्यूटर एप्टीट्यूड करेंगे। तो इस तरह से टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे आपके इस सेक्शन में, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में। तो 40 क्वेश्चन, और इनके जो मार्क्स रहने वाले दोस्तों, इन 40 क्वेश्चन हो गए वो 60 मार्क्स रहने वाले, मतलब 40 क्वेश्चनों में आपको 60 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आप देखें तो 1.5 नंबर से भी ज्यादा का है एक क्वेश्चन यहाँ पे, 1.6 मार्क्स का है एक क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और एक चीज और है दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलने वाली है सेक्शनल टाइमिंग देखने को मिलेगी आपको। मतलब सेक्शनल टाइमिंग का मतलब ये होता है कि दोस्तों जब एग्जाम स्टार्ट होता है तो पहले एक सेक्शन खुल के आता है हमारे सामने। सपोज कीजिए कि रीजनिंग का सेक्शन हमारे सामने आया, अब उसके लिए 35 मिनट्स का टाइम देखिए दिया हुआ है हमें। तो उसमें एक उल्टी क्लॉक चलती है दोस्तों, जब आप ऑनलाइन एग्जाम में बैठते हैं तो उसमें क्लॉक चलती है जो रिवर्स चलती है, मतलब उसमें 35 मिनट लिखा होगा और वो फिर घटते जाएगा टाइम, वो 0 पे जैसे आएगा, जैसे 35 मिनट आपके खत्म होंगे, सिस्टम खुद ही आपके सेक्शन को ट्रांसफर कर देगा, दूसरे सेक्शन में स्विच हो जाएगा। मतलब वो 35 मिनट बाद अपने आप ही इंग्लिश लैंग्वेज वाले सेक्शन में चले जाएगा। उससे पहले 35 मिनट से पहले आप खुद नहीं जा सकते दूसरे सेक्शन में, आपको 35 मिनट पहला ही सेक्शन करना है रीजनिंग एबिलिटी, उसके लिए सिर्फ 35 मिनट का टाइम है। आप ये ना सोचिए कि 2 घंटे का पूरा टाइम है, उसमें कितने भी समय में हम कोई सा भी सब्जेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। इसमें होती है सेक्शनल टाइमिंग, और बाद में सेक्शनल कट ऑफ भी होती है दोस्तों। हर आपको जब इस एग्जाम को क्लियर करना होता है तो आप क्या कहते हैं, सारे के सारे मतलब पूरे एग्जाम में भी आपको पास होना होता है, वो कट ऑफ भी पास करनी पड़ती है टोटल 200 मार्क्स में से। और सेक्शनल कट ऑफ भी आपको हर सेक्शन में भी कट ऑफ पार करनी है। इसी तरह सेक्शनल टाइमिंग भी आ गई है इसमें। इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड सेक्शन होता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का दोस्तों। इसमें आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे, अलग अलग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड और ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इनकरेक्ट को करेक्ट करना होता है, और पैराजम्बल्स आते हैं, क्लोज टेस्ट आते हैं, बहुत सारे। अभी हम सिलेबस उसका डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो 40 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज से, और 40 ही मार्क्स के ये होंगे दोस्तों। तो मतलब 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा आपका। और इस इंग्लिश सेक्शन के लिए भी आपको 35 मिनट्स ही मिलेंगे दोस्तों। और 35 मिनट जैसे ही खत्म होंगे नेक्स्ट सेक्शन पे आप स्विच हो जाओगे, और नेक्स्ट सेक्शन फिर आएगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें दोस्तों मैथ्स आप इसे बोल सकते हैं, मेनली इसमें मैथ्स के क्वेश्चन होंगे। मैथ्स के क्वेश्चनों की संख्या को घटा दिया गया दोस्तों। पहले 50 क्वेश्चन आया करते थे और 50 मार्क्स के होते थे, अब इन्हीं को 35 क्वेश्चन कर दिया गया है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके 35 क्वेश्चन दिखेंगे, और ये 35 क्वेश्चन होंगे आपके 50 मार्क्स के, और इसके लिए आपको सिर्फ 30 मिनट मिलेंगे दोस्तों। इन 35 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 30 मिनट ही मिलेंगे सिर्फ, और इसके जो मार्क्स हैं वो 50 मार्क्स हैं। और फाइनली लास्ट एक सेक्शन मिलेगा आपको जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जीके आप उसे बोल सकते हैं। जीके बैंकिंग से रिलेटेड ज्यादा जीके आती है दोस्तों इसमें, क्योंकि बैंक का एग्जाम है, तो बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये सब चीजें इसमें आती हैं। इसमें भी आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
मार्क्स इसके लिए 50 हो जाएंगे दोस्तों, और ये सिर्फ 20 मिनट का समय मिलेगा इसे करने में आपको। इसको करने में आपको सिर्फ 20 मिनट का समय मिलेगा। तो इस तरह से ये 4 सेक्शन रहने वाले हैं दोस्तों आपके। रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये एक सेक्शन है, 40 क्वेश्चन, 60 मार्क्स एंड 35 मिनट्स। फिर सेकंड सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, उसके 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 35 मिनट का समय। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 35 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 30 मिनट का समय। और फाइनली जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स और 20 मिनट का समय। तो अगर टोटल क्वेश्चन देखें तो 155 हो चुके हैं दोस्तों। पहले 190 क्वेश्चन आते थे। और मार्क्स की अगर बात करूं तो 200 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। पहले भी 200 का ही होता था, मार्क्स तो अभी भी उतने ही है दोस्तों। और टाइमिंग की अगर बात करूं तो 120 मिनट्स हो रहे हैं टोटल। कितने हो रहे हैं दोस्तों? 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे का समय आपको मिलेगा इस एग्जाम को करने के लिए दोस्तों। तो ये था इसका एक एग्जाम पैटर्न। हमने यहाँ पे अभी एग्जाम पैटर्न समझा। अब आगे चल के हम इसका थोड़ा सिलेबस की नॉलेज ले लेते हैं कि क्या क्या इसमें हमारे टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। थोड़ा उनके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं। आइए चलिए, तो आइए दोस्तों चलते हैं इंग्लिश के सिलेबस को हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि IBPS क्लर्क मेंस में इंग्लिश का क्या सिलेबस है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें मेनली 3 तरह टाइप्स होते हैं इसके अंदर जो क्वेश्चनों के होते हैं। एक तो वोकैबुलरी सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, उसके ग्रामर से आते हैं क्वेश्चन, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आपको दिखेंगे इसमें। तो वोकैबुलरी में दोस्तों सबसे पहले आपको दिखेगा होमोनिम्स। होमोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, वर्ड फॉर्मेशन, स्पेलिंग एरर। अब होमोनिम्स क्या होता है दोस्तों? देखिए, इंग्लिश में कई वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग लगभग सेम होती है और उनके मीनिंग, उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन जो उनका होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है, बट उनकी मीनिंग अलग अलग होती है। तो उनको हम होमोनिम्स कहते हैं। जैसे दोस्तों एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, अभी 2 शब्द मैंने बोले, ये एक शब्द नहीं है दोस्तों। एक्सेप्ट एक ACCEPT होता है, एक्सेप्ट। इसका मतलब है स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना किसी चीज को। एक होता है एक्सेप्ट, EXCEPT, इसका मतलब होता है छोड़ देना, एक्सेप्ट। समझिए दोस्तों, तो ये 2 शब्द है जिनको प्रोनाउंस तो सेम किया जाता है बट इनकी मीनिंग अलग होती है। ऐसे शब्दों को होमोनिम्स कहा जाता है। तो होमोनिम्स आएंगे। फिर एंटोनिम्स आएंगे। एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द होता है, दिन का रात, गोरे का काला। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स पर्यायवाची शब्द होते हैं दोस्तों, वो आएंगे इसमें। फिर वर्ड फॉर्मेशन आएगी और स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर में आपको कोई शब्द दिया होगा, उसके 4-5 स्पेलिंग लिखे होंगे, उनमें कुछ कुछ डिफरेंस होगा, जिनमें से एक ही ऑप्शन सही होगा। आपको सही स्पेलिंग पहचान के उसको आंसर करना होगा दोस्तों। तो ये थी वोकैबुलरी सेक्शन। फिर उसमें आएगा ग्रामर। अब ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं दोस्तों? स्पॉटिंग एरर्स। आपको एक सेंटेंस दिया होता है जिसके 4 या 5 पार्ट्स किए होते हैं, ABCDE करके 5 या 4 पार्ट्स किए होंगे उसको दोस्तों। आपको पहचानना होगा पूरे सेंटेंस को पढ़ के कि इस सेंटेंस में किस जगह पे ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी। कोई जगह पे, वहां पे किसी जगह पे क्या होगी दोस्तों, ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है। तो आपको उस मिस्टेक को ही आइडेंटिफाई करना होता है और स्पॉट करना होता है और उसको आंसर में लिखना होता है कि ये सेक्शन में जो है मिस्टेक है, तो ये सेक्शन हमारा सही आंसर होगा। जिस सेक्शन में मिस्टेक है वो सेक्शन सही आंसर होता है दोस्तों। फिर फ्रेजेस एंड इडियम्स आते हैं दोस्तों। फ्रेजेस एंड इडियम्स में क्या होगा कि आपको कोई फ्रेज दिया होता है, उसकी मीनिंग बतानी होती है। इडियम्स एंड फ्रेजेस माने मुहावरे और लोकोक्तियां, आपने सुना होगा दोस्तों, मुहावरे या लोकोक्तियां। तो वही इंग्लिश में भी होते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिनको हमें उनकी मीनिंग बतानी होती है। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, या फिर एक सेंटेंस दिया होगा पूरा जिसमें एक फ्रेज होगा या एक इडियम होगा जिसे आपको बोल्ड करके लिखा होता है दोस्तों, मतलब डार्क करके लिखा होता है उस फ्रेज को, या अंडरलाइन करके दिया होगा। तो अंडरलाइन जो फ्रेज है या डार्क करके बोल्ड जो फ्रेज है, उसे आपको दोस्तों क्या करना होता है, उसकी जगह पे कोई दूसरा और ज्यादा सुइटेबल फ्रेज वहां पे रिप्लेस करना होता है दोस्तों। जो क्वेश्चन में पहले से दिया उस फ्रेज को हटा के उससे भी बेटर कोई और दूसरा फ्रेज वहां पे आपको यूज करना होता है, जो 4 ऑप्शंस में से ही एक होगा दोस्तों, जिससे उसकी मीनिंग और बेटर हो जाएगी दोस्तों। तो फ्रेज को सब्स्टिट्यूट करना, ये एक क्वेश्चन आता है इसमें फ्रेज एंड इडियम्स में। फिर हमारा होता है दोस्तों डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसे हम कहते हैं नरेशन दोस्तों। नरेशन आप जानते होंगे। नरेशन में जैसे किसी व्यक्ति ने अगर कोई बात कही है, अब उसी बात को आप किसी थर्ड पर्सन को बता रहे हो,
तो अगर आप खुद के शब्दों में बताओगे तो वो इनडायरेक्ट स्पीच है दोस्तों। अगर आप एग्जैक्टली वही शब्दों में बता रहे हो जिस शब्दों में स्पीकर ने आपसे बोला था, सेम वही शब्दों का यूज करके आपने किसी तीसरे व्यक्ति को उसकी बात बताई और उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जो पहले व्यक्ति ने किया था, तो वो हम डायरेक्ट स्पीच में बोल रहे हैं दोस्तों। और अगर किसी व्यक्ति की गई बात को हम अपने ही शब्दों में बताएं किसी तीसरे व्यक्ति को, तो वो होता है दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच। बाकी हम क्लासेस में ये और आगे पढ़ेंगे दोस्तों। फिर एक और टॉपिक होता है ग्रामर से एक्टिव पैसिव वॉइस। तो ये आपको पता ही होगा दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये और एग्जाम में आता है जरूर इंग्लिश सेक्शन में। एक्टिव पैसिव वॉइस एक दोस्तों जैसे कोई भी बात होती है वो दो वॉइसेस में कही जा सकती है, या तो एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में, तो उन पे ही बेस्ड सवाल आते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में। उसके बाद फाइनली इंग्लिश में दोस्तों हमारा रीडिंग कॉन्फ्रिहेंशन का पार्ट रहता है, जिसमें आपको कॉन्फ्रिहेंशन दिया होगा, मतलब एक आपको इंग्लिश का पूरा सा पैराग्राफ दिया होगा बड़ा सा। वो किसी के भी ऊपर हो सकता है, वो फाइनेंशियल पे हो सकता है, वो इंडिया की जीडीपी के ऊपर हो सकता है, वो कोई भी एक टॉपिक पे, इंटरनेशनल नेशनल टॉपिक, बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई हिस्ट्री का टॉपिक हो, कोई कहानी हो, छोटी सी स्टोरी हो सकती है वो। तो ऐसे आपको क्या एक पैसेज दिया होगा आपको, उस पैसेज बेसिकली फिर 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर, उनका हमें आंसर करना होता है पैसेज को पढ़ के। और वो पैसेज ऐसा नहीं होगा कि कोई बुक में मिलेगा आपको, वो अनसीन पैसेज होता है, रैंडमली कोई भी पैसेज वहाँ पे आपको दे दिया जाता है दोस्तों। तो आपको पूरे पैसेज को पढ़ना है जल्दी से जल्दी और उसको हिंदी में इंटरप्रेट करना है, उसका मतलब समझना है और फिर उस पर जो बेस सवाल है दोस्तों उनका आपको आंसर करना होता है। और सवाल क्या क्या बेस्ड होंगे, जैसे आपसे टाइटल पूछ लेंगे या थीम डिटेक्शन पे सवाल आते हैं, जैसे इस पैराग्राफ की थीम क्या है। हर पैराग्राफ हर स्टोरी की कोई ना कोई थीम होती है उसके, ठीक है, तो उसकी थीम आपको पहचाननी होती है। तो थीम मतलब फाइनेंशियल हो सकता है, वो क्या कहते हैं नॉस्टैल्जिक हो सकता है आपका, कई तरह से थीम होती है पैराग्राफ्स की। तो ये इंग्लिश में इंग्लिश के टीचर आपको बताएंगे। उसके बाद पैसेज कंप्लीशन, इसे क्लोज टेस्ट भी कहते हैं दोस्तों। इसमें एक पैराग्राफ दिया होता है जिसमें 5 या 10 स्पेसेस होंगे, खाली फिल इन द ब्लैंक्स की तरह, मतलब पूरे एक पैराग्राफ होगा जिसमें बीच बीच में स्पेसेस छोड़ी होंगी जहाँ पे वर्ड्स गायब होंगे। उन वर्ड्स को आपको मतलब उसके लिए ऑप्शंस आपके अवेलेबल होंगे, उनमें से ही कोई एक वर्ड जो होगा वो सुटेबली वहाँ पे फिट होगा उन गैप्स में, क्लोज टेस्ट। तो ऐसे करके पूरा पैराग्राफ हमें करना होता है। 8 से 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन उसमें बनते हैं दोस्तों। फिर होता है टॉपिक रीअरेंजमेंट ऑफ पैसेज। ये दोस्तों नया टॉपिक इस बार ऐड किया है बैंकिंग में, आईबीपीएस ने। टॉपिक रीअरेंजमेंट ऑफ पैसेज में आई थिंक इसमें होगा 4, ये पैराजम्बल की तरह है। पैराजम्बल आपने देखा होगा दोस्तों, उसमें 4 स्टेटमेंट दिए होते हैं या 3 स्टेटमेंट दिए होते हैं, 4 मेनली दिए होते हैं जिनका रैंडम ऑर्डर होता है, मतलब कोई इसकी मीनिंग नहीं बन रही होती। अगर आप सीरियल में पढ़ोगे उसे ABCD, तो आपको उसकी कोई मीनिंग बनते हुए दिखाई नहीं देगी उस पैराग्राफ की। तो आगे पीछे होते हैं उसमें एक्चुअली सेंटेंसेस आपके, तो आपको सही सीक्वेंस को पहचानना होता है कि सबसे पहले कौन सा सेंटेंस आएगा, सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, थर्ड पे कौन सा आएगा और फाइनली लास्ट पे कौन सा आएगा, ताकि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन सके। तो वो ही शायद होगा ये टॉपिक रीअरेंजमेंट ऑफ पैसेज। और फाइनली डिराइविंग कंक्लूजन, तो आपको कंक्लूजन बताना होता है पैसेज को पढ़ के कि पैसेज क्या कंक्लूड कर रहा है, क्या शिक्षा मिल रही है, मतलब क्या बताना चाह रहा है हमें, वो उसका कंक्लूजन होता है, सार होता है वो दोस्तों कंक्लूजन। तो ये था दोस्तों हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस। आगे 3 और सब्जेक्ट है, क्वांटिटेटिव, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, और तीसरा है आपका जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। एक एक करके सभी के सिलेबस को हम आगे देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों चलिए एक नज़र डालते हैं अब हम IBPS क्लर्क मेंस के अंतर्गत क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में कि इसका क्या सिलेबस है। तो दोस्तों मेनली इसमें 23 चैप्टर्स हैं, नया सिलेबस है इस बार, कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं, कुछ चीज़ें हटाई भी गई हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में दोस्तों जनरली मैथ्स आती है और एलिमेंट्री मैथ्स आती है, जैसे 11th 12th का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब चीज़ें नहीं आती इसमें, बल्कि एलिमेंट्री मैथ्स आती है। देखिए जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसमें पहला चैप्टर दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। एवरेज है, एवरेज को हम क्या कहते हैं दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात। एवरेज होता है दोस्तों आपका
मीन वैल्यू। टाइम एंड वर्क आएगा दोस्तों, समय और कार्य। स्पीड आएगा, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाला। स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम ये एक ही है दोस्तों। इसमें ट्रेन पे सवाल आते हैं, ट्रेन के ऊपर, और स्पीड डिस्टेंस के ऊपर सवाल आते हैं दोस्तों। उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया आपका। स्टॉक एंड शेयर्स पे क्वेश्चन आएंगे। परसेंटेज, प्रतिशत एक टॉपिक है। पार्टनरशिप एक टॉपिक है, भागीदारी। फिर क्लॉक पे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, घड़ी के क्वेश्चन आते हैं कुछ। आगे चल के आपका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, मेंसुरेशन जिसे कहते हैं, हमें 3 डायमेंशनल शेप्स दिए होते हैं, उनका वॉल्यूम्स निकालना होता है, वॉल्यूम निकालना होता है, सरफेस एरिया निकालना होता है। कॉम्बिनेशन दिया होता है शेप का, नीचे सिलेंडर, ऊपर कोन, नीचे से उसके हेमिस्फीयर, इस तरह से उनका कंबाइंड फिर सरफेस एरिया वगैरह हमें निकालना होता है। तो ये सब क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों। फिर आती है डीआई दोस्तों। डीआई होती है डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें हमें ग्राफ्स, पाई चार्ट्स इस तरह से दिए होते हैं, उन पे बेस फिर सवाल पूछे होते हैं। मेनली ग्राफ, टेबल और पाई चार्ट के क्वेश्चन हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, पर उसके अलावा लाइन ग्राफ भी दिख सकता है आपको। तो मेनली क्या क्या है देखिए, बार एंड ग्राफ सबसे पहला है इसमें डीआई में। लाइन चार्ट है, लाइन बनी होती है चार्ट पे, उस पर सवाल आते हैं। टेबल्स, टेबल्स में टेबल पे कुछ इंफॉर्मेशन दी होती है, उस पर बेस सवाल आते हैं दोस्तों। फिर ये डीआई, और एक और टॉपिक होता है डीआई में, पाई चार्ट दोस्तों। पाई चार्ट आप जानते ही होंगे, पाई चार्ट पे सवाल आते हैं। फिर उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंसेज, ये ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक होता है दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंसेज। लॉगरिथम के क्वेश्चंस, अब इस बार इसको ऐड किया गया है लॉगरिथम को, हो सकता है लॉगरिथम के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिले दोस्तों। देन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्लास 11 का टॉपिक है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे सवाल आएंगे दोस्तों, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। फिर आपका प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता आएगी। इक्वेशंस, मतलब सिंपल इक्वेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशंस, उनको सॉल्व करना होगा। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आती हैं, उनको सॉल्व करना होता है दोस्तों। इसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, इसके सवाल आएंगे दोस्तों। फिर बीजगणित, अलजेब्रा आती है, अलजेब्रा के क्वेश्चंस होते हैं। और फाइनली पाई चार्ट के यहाँ पे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये था दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस, और ये सब्जेक्ट को दोस्तों आपको मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी। बाकी इंग्लिश के लिए आपके दूसरे टीचर होंगे, और जनरल एंड फाइनेंशियल ईयर्स अवेयरनेस के लिए भी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए भी। बाकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपको मैं ही इसको पढ़ाऊंगा। चलते आगे देखते हैं आप रीजनिंग एबिलिटी का और कंप्यूटर एप्टीट्यूड का। एक्चुअली रीजनिंग एबिलिटी को हम पहले देख लेते हैं, देन उसके बाद कंप्यूटर एप्टीट्यूड का हम सिलेबस देखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा हम रीजनिंग एबिलिटी के सिलेबस को यहाँ पे देखते हैं कि रीजनिंग एबिलिटी में कौन कौन से टॉपिक्स हमारे मेन रहते हैं। तो दोस्तों रीजनिंग एबिलिटी आप सभी जानते होंगे कि दो तरह की होती है, एक वर्बल रीजनिंग होती है और एक नॉन वर्बल रीजनिंग होती है दोस्तों। एक एनालिटिकल रीजनिंग भी होती है वैसे। तो वर्बल जहाँ पे हमें मतलब लिखा हुआ दिखता है, शब्द दिखते हैं, जहाँ पे हमें टेक्स्ट होता है, जहाँ पे उनका यूज करके हमसे सवाल पूछा जाता है ऑब्वियसली। नॉन वर्बल रीजनिंग में दोस्तों हमें वर्ड्स नहीं दिखते, मतलब आपको मेनली फिगर दिखेंगे, उसमें नंबर्स दिखेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग में, ठीक है। तो पहली बात करते हैं वर्बल रीजनिंग की, जिसके अंदर क्या क्या टॉपिक होते हैं दोस्तों। पहला है एनालॉजी दोस्तों, यहाँ पे देखिए पहला टॉपिक है एनालॉजी। सेकंड है क्लासिफिकेशन। एनालॉजी में मतलब समानता होती है, जैसे हमें एक पेयर दिया होगा, कोई भी दो एलिमेंट्स हो सकते हैं उसमें, कोई भी दो चीजें, मतलब दो चीज होंगी उसमें, दो शब्द होंगे। जैसे मान लीजिए डॉक्टर, और वो क्या करता है, डिजीज ठीक करता है, मतलब इलाज, ट्रीटमेंट। डॉक्टर के साथ क्या लिखा होगा, ट्रीटमेंट। तो उसके बाद कोई और उसी के जैसा एक पेयर हमें ऑप्शंस में भी, 4 ऑप्शंस में दिए होंगे। तो जो रिलेशनशिप डॉक्टर और ट्रीटमेंट के बीच है, वही रिलेशनशिप हमें इन में 4 ऑप्शंस में से भी किन्हीं एक पेयर में हमें देखने को मिलेगी दोस्तों। तो वही समान सेम रिलेशनशिप को हमें आइडेंटिफाई करके वहाँ पे आंसर देना होता है। बाकी क्लासेस में हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। तो एनालॉजी होता है। दूसरा क्लासिफिकेशन, इसको वर्गीकरण भी कहा जाता है दोस्तों हिंदी में। इसमें हमें क्लासिफिकेशन करना होता है, मतलब चार ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से 3 सेम ग्रुप में आते होंगे और एक जो होगा वो अलग टाइप का होगा, तो उसको हमें आंसर देना होता है जो अलग होता है। फिर वर्ड फॉर्मेशन आ जाएगी आपको, जैसे एक बड़ा सा वर्ड दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसके इस शब्द के फर्स्ट, फिफ्थ, थर्ड और 7th लेटर्स को लेके आप एक मीनिंगफुल वर्ड बनाइए, और उस वर्ड का फिर तीसरा लेटर क्या होगा, इस तरह से हमें इस पे क्वेश्चन मिलते हैं वर्ड फॉर्मेशन के। फिर सिलोजिज्म है दोस्तों, सिलोजिज्म
सिलोजिज्म। इसमें आपको दो स्टेटमेंट दिए होते हैं और उसके नीचे दो या तीन कंक्लूजन्स दिए होते हैं दोस्तों। तो आपको स्टेटमेंट्स को तो ट्रू मान लेना होता है, चाहे वो लॉजिकल लगे आपको या इलॉजिकल लगे, आपको उनको स्टेटमेंट्स को तो सही मान लेना होता है। और उनको सही मानते हुए जो नीचे कंक्लूजन दिए हैं, जो उसके बाद नीचे कंक्लूजन दिए हैं, उन कंक्लूजन वो कंक्लूजन सही होंगे या नहीं होंगे। दो कंक्लूजन जनरली या तीन कंक्लूजन दिए होते हैं, तो या तो दोनों सही होते हैं या एक सही होता है एक नहीं होता, या दोनों ही सही नहीं होते, इधर और केस भी होता है, तो वो सिलोजिज्म होता है दोस्तों। इसके सवाल मिलेंगे आपको। फिर स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा और उसके नीचे अजम्पशंस दिए होंगे दोस्तों, अनुमान। मतलब एक स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट के आधार पे कुछ अनुमान दिए होते हैं कि अब आपको पहचानना होता है कि ये जो अजम्पशन है ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली है कि नहीं है दोस्तों। तो ये स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स एक चैप्टर होता है दोस्तों, टॉपिक होता है, ये भी आता है इसमें। ब्लड रिलेशंस दोस्तों, रक्त संबंध बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके एक दो सवाल हमें देखने को मिलते ही हैं। तो ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर कोडिंग डिकोडिंग होता है दोस्तों इसमें। किसी एक शब्द को किसके लिए कोई कोड दिया होता है दोस्तों, हमें कोई एक शब्द होता है, इंग्लिश का वर्ड होता है, उसके लिए एक कोड दिया होता है। फिर उस कोड को पहचानना होता है हमें कि ये जो कोडिंग की है इसमें क्या लॉजिक लगा है। वही लॉजिक को पहचानते हुए फिर एक दूसरा शब्द हमें दिया होगा, पूछेगा कि इसका कोड क्या होता है दोस्तों। तो फिर आपको कोडिंग डिकोडिंग के इसमें सवाल देखने को मिलते हैं। अल्फाबेट टेस्ट होता है एक टॉपिक, जिसमें आपको इंग्लिश अल्फाबेट्स के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, उनकी नंबरिंग, उनकी पोजीशंस के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। फिर नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, पहले नंबर टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, जैसे आपकी अगर ऊपर से रैंक 5th है तो लास्ट से कितनी होगी, तो उस तरह से आपको रैंकिंग टेस्ट। टाइम सीक्वेंस टेस्ट मतलब कैलेंडर के क्वेश्चन इसमें मिलने होते हैं, टाइम सीक्वेंस टेस्ट में कैलेंडर के क्वेश्चन होते हैं। आपको बोल देगा अगर आज मंडे है तो आज से 20 दिन बाद क्या कौन सा डे पड़ेगा, या कोई एक स्पेसिफिक डेट पूछेगा कि इस दिन क्या डे पड़ेगा, या फिर आपको कोई डेट बता देगा पहले कि इस डेट को ये दिन पड़ा था, तो उसके फिर आसपास की या कुछ साल पहले की कुछ साल बाद की डेट पूछ दे देगा आपको, कहेगा बताइए इस साल में इस डे में कौन सा, इस तारीख में कौन सा डे है। तो ये आपके टाइम सीक्वेंस टेस्ट में हमें देखने को मिलता है दोस्तों। बाकी फिर 13 चैप्टर है इसमें, डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण कहते हैं इसे, दिशा परीक्षण। इसमें आपको डायरेक्शन पे बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है दोस्तों। आपको 1 2 3 आर्ग्यूमेंट दिए जाएंगे, उनके बेसिस पे आपको एक डिसीजन लेना होगा। वहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, उनमें 4 डिसीजन लिखे होंगे, तो उन जो आपको ऊपर स्टेटमेंट दिए उनके बेसिस पे क्या डिसीजन आप बेस्ट डिसीजन ले सकते हो, उन 4 ऑप्शंस में से आपको पहचान के उसको टिक करना होता है दोस्तों डिसीजन मेकिंग में। फिर फिगर सीरीज आती है, आपको एक सीरीज दी होगी, कई सारे चित्र बने होंगे उसमें, उनमें जैसे कुछ कुछ रोटेशन होगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, बट एक लॉजिक के हिसाब से वो बदले होते हैं कि इसके बाद ये आया तो इसलिए आया, ये चित्र पहले वाले चित्र के बाद आया तो क्यों आया, उसके बाद थर्ड चित्र आया तो उसमें कुछ लॉजिक होगा। इसी तरह से 4 चित्र दिए होते हैं और उसके बाद 5वां चित्र क्या आएगा वो आपको फिगर सीरीज में बताना होता है दोस्तों। फिर ये मशीन इनपुट आउटपुट एक टॉपिक है दोस्तों, तो ये भी एक टॉपिक होता है, इसकी बात हम क्लासेस में करेंगे। असर्शन रीजनिंग एक टॉपिक है। उसके बाद 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो बैंकिंग के एग्जाम में बहुत ज़्यादा जिसके सवाल आते हैं दोस्तों। 3 से 4 बार दोस्तों मैं भी बैंकिंग का एग्जाम दे चुका हूँ, मेंस का, क्लर्क का एंड पीओ दोनों। तो उसमें अधिकतर जो क्वेश्चन देखे मैंने दोस्तों रीजनिंग में, वो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल टेस्ट के देखे। अगर 50 क्वेश्चन रीजनिंग में से आ रहे हैं तो उनमें से 30 क्वेश्चन तो इन्हीं दोनों में से थे दोस्तों, 20 क्वेश्चन बाकी टाइप के थे दोस्तों। तो आप समझ लीजिए ये 2 टॉपिक्स का जो है वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, इसके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, उनको बनाने में थोड़ा समय भी ज़्यादा लगता है। हालांकि एक बार आपने पजल को सॉल्व कर लिया या सिटिंग अरेंजमेंट को आपने सॉल्व कर लिया तो उस पर बेस सिर्फ 5 सवाल पूछे जाते हैं। तो मतलब अगर आपने पजल सॉल्व कर ली तो 5 सवाल बन गए आपके। तो इस तरह से रहता है। सिटिंग अरेंजमेंट में आपको अलग अलग टाइप के राउंड टेबल पे बैठे हुए लोग बताएंगे या स्क्वायर टेबल होगी, उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिए होते हैं, क्लूज दिए होते हैं। उन क्लूज के के आधार पे आपको उस पजल को, अरेंजमेंट को वो डिकोड करना होता है दोस्तों कि किस तरह से बैठा है, कौन किसके लेफ्ट में बैठा है, पूरा सिटिंग अरेंजमेंट आपको बनाना होता है दोस्तों। राउंड वाला भी आता है, स्ट्रेट वाला भी आता है। फिर पजल टेस्ट आते हैं, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल्स के पजल टेस्ट आते हैं इसमें। तो काफ़ी ये इंटरेस्टिंग भी होता है टॉपिक, पढ़ते समय बहुत मजा आएगा दोस्तों से। तो ये थे हमारे वर्बल रीजनिंग के टॉपिक्स।
और एक और पार्ट होता है इसमें रीजनिंग के अंदर, नॉन वर्बल रीजनिंग दोस्तों। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में जिसमें आपको शब्द ना दिखे ज्यादा, तो वो नॉन वर्बल रीजनिंग है। जैसे सीरीज टेस्ट आ गया, नंबर की सीरीज होगी आपकी, तो दो तरह की सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं, एक रॉन्ग नंबर सीरीज आता है और एक मिसिंग नंबर सीरीज आता है दोस्तों। मिसिंग नंबर सीरीज में आपको एक नंबर की सीरीज दी होगी, उसके बाद एक ऑप्शन मिसिंग होगा, एक नंबर मिसिंग होगा, और जो सीरीज है उसमें एक पैटर्न फॉलो कर रहा होगा दोस्तों। आपको उस पैटर्न को डिकोड करना है, इंटरप्रेट करना है, और उसके आधार पे आगे चलते हुए नेक्स्ट जो मिसिंग नंबर है आपका वो खोजना होता है दोस्तों सीरीज में। और दूसरी होती है रॉन्ग नंबर सीरीज। आपको सीरीज दी होगी, कोई नंबर मिसिंग नहीं होगा और सीरीज एक लॉजिक को फॉलो कर रही होगी, बट एक टर्म उसमें ऐसा होगा, एक पद ऐसा होगा उसमें, कोई ना कोई एक नंबर जो लॉजिक से बाहर जा रहा होगा दोस्तों। उस रॉन्ग नंबर को हमें पहचानना होता है और फाइनली उसका आंसर देना होता है। फिर ऑड फिगर टेस्ट होता है दोस्तों। जैसे 4-5 फिगर दिए होते हैं आपको, उसमें से 3 फिगर तो सिमिलर टाइप के होते हैं, एक फिगर ऑड होता है, मतलब ऑड मतलब अलग है सच्चा, तीनों से, बाकियों से अलग है ऑड। तो उस फिगर को आपको पहचानना होता है। हालांकि आप चारों ऑप्शंस को जब देखेंगे तो आपको चारों ही सेम लगेंगे दोस्तों। ये प्रैक्टिस से ही आता है, आपके बहुत बारीकी इसमें होती है दोस्तों, तो बारीकी से इसमें देखना पड़ता है हमें। फिर उसके बाद एनालॉजी यहाँ पर भी है। जैसे ये वर्ड एनालॉजी है दोस्तों, ये फिगर एनालॉजी है। तो उसमें भी फिगर्स, सेम फिगर्स के ग्रुप दिए होते हैं, हमें एनालॉजी करनी होती है, हमें समानता। उसके बाद मिसक्लेनियस टाइप के सवाल भी इसमें कुछ पूछे जाते हैं आपसे, जैसे मिश्रित सवाल कहेंगे हम इसमें। तो ये होता है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का टॉपिक। तो दोस्तों अभी तक हमने इंग्लिश का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग का सिलेबस हमने देख लिया। आइए आगे चलते हैं, और 2 और बचे हैं दोस्तों हमारे। एक बचा है आपका जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है दोस्तों उसका, और दूसरा बचा है आपका कंप्यूटर अवेयरनेस। तो उसका सिलेबस भी आइए फटाफट हम देख लेते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों आपको, जैसे इसमें चैप्टर्स के नाम बहुत है, देखिए सिलेबस में तो बहुत सारे चैप्टर होते हैं, पर मेन चीज होती क्या है दोस्तों कि जब एग्जाम होता है ना, तो सारे टॉपिक्स से सवाल आए ऐसा जरूरी नहीं होता। मतलब कोई टॉपिक से नहीं भी आता है सवाल, और किसी टॉपिक से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। तो हमें उन टॉपिक्स पे ज्यादा मेहनत करनी है दोस्तों, ज्यादा उस पर स्पीड बढ़ानी है, जिन टॉपिक्स की क्वेश्चन हमें ज्यादा देखने को मिले वहां पे एग्जाम में, है ना। अब देखिए दोस्तों, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट पजल टेस्ट मैंने बताया, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अधिकतर प्रैक्टिस इन 2 की कीजिए, क्योंकि मतलब 4 से 5 पजल या सिटिंग अरेंजमेंट मिला के 4 से 5 आएंगे आपके जरूर मेंस में, क्योंकि आप 35 की 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन आते हैं इसके रीजनिंग के, जिसमें से कुछ कंप्यूटर के भी होते हैं। तो 40 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग के आएंगे आपके, जिसमें से 40 में से 25 क्वेश्चन आपके पजल टेस्ट या सिटिंग अरेंजमेंट से ही रहने वाले हैं, और 5 क्वेश्चन सीरीज के भी आ जाएंगे। हो सकता है रॉन्ग नंबर सीरीज आए, हो सकता है आपका मिसिंग नंबर सीरीज आए। तो सीरीज इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और क्या कहते हैं सिटिंग अरेंजमेंट तो है ही, पजल इंपॉर्टेंट है, और वर्ड फॉर्मेशन बाकी इन पे भी एक एक दो सवाल आ ही जाते हैं, पर अधिकतर जो वेटेज है वो इन 2 चैप्टर्स का है, और इसके अलावा सीरीज वाले चैप्टर्स का है दोस्तों। बाकी सभी टाइप के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। सिलोजिज्म भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिलोजिज्म ये भी क्या होता है, काफी इसके सवाल देखने को मिलते हैं, 4 या 5 सवाल दिख जाते हैं इसके हमें एक ही एग्जाम में, एक ही सेट के अंदर। तो इम्पोर्टेंस टॉपिक पे हमें ज्यादा फोकस करना है दोस्तों, क्योंकि अभी समय इतना है नहीं कि आप सभी टॉपिक्स को सीखें। तो दोस्तों जो टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा है, आप उनको और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, ताकि आपके एग्जाम में एक्यूरेसी बढ़े, आपका प्रिसीजन बढ़े, गलती आपकी कम से कम हो उस टॉपिक में। जो आपको आता है उसको आप और मजबूत कर सकते हैं दोस्तों, ताकि स्पीड में आप एक्यूरेसी के साथ करें। देखिए बैंक के एग्जाम में दोस्तों टाइम का बहुत ज्यादा महत्व होता है टाइम का। देखिए सभी बच्चे जो प्री क्वालिफाई करके मेंस के लिए क्वालिफाई हैं, वो सभी बच्चे अच्छे खासे पढ़ने वाले होते हैं दोस्तों, और क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है मेंस में प्री के मुकाबले। अगर हम देखें प्री की तुलना में, तो मेंस का लेवल थोड़ा सा ऊंचा रहता है दोस्तों, और जो उसमें एस्पायरेंट्स भी होते हैं, जो मतलब क्वालिफाइड स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो काफ़ी अच्छे होते हैं उन चीज़ों में। क्या कहते हैं रीजनिंग में, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एप्टीट्यूड में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, रीजनिंग में, इनमें वो काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी फास्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको कोई टॉपिक या कोई सवाल ना आए, आपको सवाल आ ही जाएगा, बट यह है कि समय आप कितना लगाते हैं, मेन कहानी सारी टिक जाती है इसी पे, कि आप एक सवाल को करने में कितना समय लगाते हैं। दोस्तों टाइमिंग देखिए, आपकी सेक्शनल टाइमिंग है, इसमें टाइम फिक्स होता है हर चीज़ के लिए, तो आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ हर एक
देखिए बहुत ज़्यादा समय अगर किसी पजल को बनाने में आपको लग रहा है तो आप उस पजल को बेशक क्या कर सकते हैं, लीव करके आगे बढ़ सकते हैं दूसरे टॉपिक्स को, क्योंकि टाइम का बहुत ज़्यादा महत्व है दोस्तों यहाँ पे। जिसने टाइम मैनेजमेंट कर लिया इस एग्जाम में वो इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है दोस्तों। बस आपको स्पीड बढ़ानी है, एक्यूरेसी बढ़ानी है अपनी, और ऑब्वियसली प्रैक्टिस तो आपको लगातार करती ही रहनी पड़ेगी। तो आइए दोस्तों चलते हैं आगे। अब जो बचे हैं हमारे दो सब्जेक्ट उनके सिलेबस को एक नज़र देख लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आइए अब हम देखते हैं इसमें IBPS क्लर्क मेंस एग्जाम में कंप्यूटर एप्टीट्यूड का क्या सिलेबस है एंड फाइनली जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का क्या सिलेबस है। तो दोस्तों अगर बात करूं कंप्यूटर एप्टीट्यूड की तो कुछ 10 टॉपिक्स यहाँ पे आपको सिलेबस के अंदर इंक्लूड किए गए हैं जिनके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जिसमें से पहला है दोस्तों बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आप सब जानते हैं दोस्तों कंप्यूटर्स में हार्डवेयर पार्ट होते हैं और सॉफ्टवेयर पार्ट होते हैं, तो उनके बेसिक्स क्या हैं, ज़्यादा एडवांस नहीं आएगा, बेसिक्स पे सवाल आएंगे खाली। यहाँ इनपुट डिवाइसेस कौन है, आउटपुट डिवाइसेस कौन है, सॉफ्टवेयर किस तरह से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, इस पे सवाल आते हैं। दूसरा होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स। देखिए दोस्तों हमारे जो लैपटॉप होता है या कंप्यूटर होता है मेनली, वो उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे iOS हो सकता है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज हो सकता है, मैक हो सकता है, और भी बहुत सारे क्या कहते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट करवाते हैं। उनके अंदर फिर सारे ऐप्स वगैरह चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेन जो आपका मेन जो होता है कंप्यूटर में चलाने वाला वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों वो विंडोज है इस समय। विंडोज के अलग अलग लेवल्स आते हैं। जब हम पुराने ज़माने में दोस्तों विंडोज 7 वगैरह 6 भी यूज़ करते थे, विंडोज 7 के उसके भी अलग अलग टाइप थे। विंडोज 7 अल्टीमेट, विंडोज 7 के नॉर्मल वाली थी, एक अल्टीमेट वाली थी, फिर 8 आई, विंडो 10 आई। अभी इस समय विंडोज 12 बहुत ज़्यादा एडवांस है और सबसे लेटेस्ट है दोस्तों। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे यहाँ पे आपके उसके बेसिक्स पे सवाल आएंगे। तीसरा है इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज। आप सभी दोस्तों इंटरनेट का यूज़ करते होंगे, तो इंटरनेट से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स हैं, क्या क्या उसकी टर्मिनोलॉजीज है और उसकी क्या क्या सर्विसेज हैं, ये सब इस पे पूछा जाता है इन पे सवाल। जैसे कि लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, आईपी सर्विसेज क्या है उनकी, ठीक है। इस तरह से सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी क्या होता है, तो इस तरह के सवाल आते हैं इस पे इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज पे। बाकी दोस्तों फिर चौथा टॉपिक है बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ एमएस ऑफिस। आप सभी एमएस ऑफिस के बारे में जानते होंगे। माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस, जिसके अंदर कई और सॉफ्टवेयर हैं एमएस ऑफिस के अंदर, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, और भी होते हैं, एक्सेस होता है और कई सारे होते हैं। पर मेनली हमें ज़्यादातर वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल पे ही सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि इन्हीं का यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं, औरों का यूज़ हम बाद में करते हैं। बट अभी हम मेनली इस पे फोकस रहेगा एमएस ऑफिस में भी, किस पे, वर्ड पे, पावर पॉइंट पे और एक्सेल पे रहेगा दोस्तों। इस पे सवाल, इसके भी बेसिक फंक्शनैलिटी पूछी जाएगी आपसे, कैसे ये फंक्शन करते हैं, क्या शॉर्टकट्स के बारे में ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि जैसे वर्ड में आपको किसी चीज़ को कॉपी करना है या सेलेक्ट ऑल करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट की होती है ना, कंट्रोल+A, कंट्रोल+Z, अंडू रीडू के लिए, ऑल सेलेक्ट के लिए कंट्रोल+A, कंट्रोल+Z क्या होता है दोस्तों, अंडू करने के लिए, रीडू करने के लिए कंट्रोल+Y। इस तरह शॉर्टकट टर्म्स पूछेंगे आपसे, डुप्लीकेट का कंट्रोल+D। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स अगला टॉपिक आता है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स की एक इतिहास है दोस्तों, उस पे सवाल आएंगे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स पे, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स पे, थर्ड जनरेशन, ऐसे अभी प्रोसेसर्स पे सवाल आते हैं इसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में, कि इंटेल प्रोसेसर किस साल बना था, या कब पहली बार कंप्यूटर में हमने ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया था, कौन सी जनरेशन के वो कंप्यूटर थे जिसमें सबसे पहली बार ट्रांजिस्टर्स का यूज़ हुआ था। वैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में आपके वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हुआ था, सेकंड जनरेशन से ट्रांजिस्टर्स का यूज़ हुआ था, और अभी जो कंप्यूटर से यूज़ होता है उनमें माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ होता है दोस्तों। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में आपसे पूछेगा। अगला टॉपिक होता है नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन। अब इस इंटरनेट की दुनिया में दोस्तों हर एक कंप्यूटर लगभग सब एक नेटवर्क से जुड़ा होता है। नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब आप सभी जानते हैं, वार्तालाप करना। कम्युनिकेशन अपनी मन की बात को किसी दूसरे तक पहुंचाना ही दोस्तों कम्युनिकेशन होता है। और उसके लिए हम कई सारे
इंटरनेट सर्विसेज का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर जैसे कि एक फ़ोन हमारा है वो खुद में एक कंप्यूटर है दोस्तों। तो फ़ोन से हम कम्युनिकेशन करते हैं, टीवी से हम कम्युनिकेट करते हैं, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया से हम कम्युनिकेट करते हैं। तो कैसे नेटवर्क बनता है, किस तरह के नेटवर्क होते हैं, स्टार नेटवर्क होता है, डेल्टा स्टार, टोपोलॉजी होती है, मतलब अलग अलग इसमें नेटवर्क की, नेटवर्क टोपोलॉजी पे सवाल आते हैं, लाइन टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, इस तरह से आते हैं इस पे सवाल। फिर डेटाबेस बेसिक्स, डेटाबेस के बेसिक्स पे आपके सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों इसमें। फिर एक टॉपिक है बेसिक्स ऑफ हैकिंग, हैकिंग के बेसिक्स पे सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। उसके बाद फाइनली सिक्योरिटी टूल्स है और वायरसेस हैं दोस्तों। वायरसेस आप जानते ही हैं, हमारे कंप्यूटर में वायरस क्या करते हैं, उसकी फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर में या सिस्टम में कोई वायरस घुस जाता है तो क्या करता है, वो उसकी फंक्शनिंग को इफेक्ट करता है। आपका कंप्यूटर सही से काम नहीं करेगा और कई सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से लीक भी हो सकती है वायरस की वजह से। तो उस वायरस से बचाने के लिए हमारे पास सिक्योरिटी टूल्स भी होते हैं, एंटीवायरसेस होते हैं, मालवेयर वगैरह होते हैं सर, जो क्या कहते हैं हमारे सिक्योरिटी टूल्स माने जाते हैं। कंप्यूटर कोई बाहर से हमारे सिस्टम में घुस ना पाए, डुप्लीकेट ना कर दे हमारे सिस्टम को, आईपी को ना ट्रैक करे, उसके लिए क्या होते हैं, सिक्योरिटी टूल्स होते हैं। कोई हैकर हमारे उस पर ना आए, तो वो सिक्योरिटी टूल्स पे बहुत बेसिक बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। वायरस के नाम पूछे जाते हैं, सिक्योरिटी टूल्स के नाम पूछे जाते हैं, एंटीवायरस के ऊपर। तो ये सब आता है दोस्तों आपका कंप्यूटर अफेयर्स, कंप्यूटर एप्टीट्यूड में, सॉरी। तो ये 10 टॉपिक पे आपके सवाल पूछे जाएंगे। और अब लास्ट टॉपिक एक बचता है आपका जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जीके, जीके वाला सेक्शन दोस्तों। तो इसमें बात करें तो मेनली दो ही तरह की जीके इसमें देखने को मिलेगी आपको बैंकिंग में। आपका क्या कहते हैं, एक तो बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस भी कहा जाता है, उसको बैंकिंग अवेयरनेस भी कहते हैं, और दूसरी करंट अफेयर्स मिलेगी दोस्तों इसमें। तो इसमें क्या क्या जनरल मेनली टॉपिक दिखेंगे आपको। सबसे पहला तो इसमें करंट अफेयर्स रिलेटेड टू नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज ऑन ऑफ लास्ट 6 मंथ्स। तो करंट अफेयर्स पढ़नी है आपको दोस्तों, नेशनल भी मतलब राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी, और अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल भी पढ़नी है, सभी देशों की करंट अफेयर्स 6 महीने की। सिर्फ 6 महीने की हमें करंट अफेयर्स पढ़नी होगी दोस्तों, उससे पीछे मत जाइए। आपको सिलेबस में क्लियरली बोला है कि 6 मंथ्स की, लास्ट 6 मंथ की आपकी क्या कहते हैं इसमें करंट अफेयर्स आती है। तो मान लीजिए आपका एग्जाम अगर नवंबर में है, तो नवंबर से पीछे 6 महीने चले जाइए आप, तो वहां से आप शायद जून या जुलाई मई से आएगा, तो वहां से आप क्या कीजिए, 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ की सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़िए, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों इश्यूज को हमें कवर करना है दोस्तों। सेकेंड टॉपिक जो होता है ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो भारत का जो वित्त व्यवस्था है दोस्तों, फाइनेंशियल सिस्टम है, उसका ओवरव्यू, इस पे सवाल पूछे जाएंगे, उसको आपको पढ़ना है दोस्तों। फाइनेंशियल सिस्टम को ओवरव्यू मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ना है, बहुत ज्यादा उसमें डीप में नहीं जाना, डीप पे सवाल नहीं आएंगे इस पे, सिर्फ ओवरव्यू पे सवाल आएंगे, मतलब ऊपरी तौर पे सवाल आएंगे आपके। फिर आता है तीसरा टॉपिक इसमें जीएस में, हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो जो भारत में बैंकिंग प्रणाली है, बैंकिंग व्यवस्था है दोस्तों, उस पूरे सिस्टम को कैसे रेगुलेट किया जाता है, कैसे चलाया जाता है, तो उस पे सवाल आते हैं दोस्तों, उसके मतलब उसकी हिस्ट्री पे सवाल आते हैं कि सबसे पहले जैसे आरबीआई बैंक बना हमारा दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और फिर उसके बाद और भी बैंक बने। हालांकि आरबीआई से भी पहले इंडिया में एक बैंक बना था, आई थिंक मैं करेक्ट हूँ या नहीं हूँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र शायद था, बैंक ऑफ मुंबई, बॉम्बे था शायद इस टाइम, बैंक ऑफ बॉम्बे। तो वो सबसे पहले यहाँ अंग्रेजों ने खोला था शायद, अब मैं क्लियर नहीं हूँ दोस्तों, कंफर्म नहीं हूँ, ये हमें देखना पड़ेगा। तो खैर हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम की हिस्ट्री पे इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा टॉपिक जो होता है दोस्तों, रिसेंट क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। पॉलिसी का मतलब होता है दोस्तों नीतियाँ, और क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब हुआ, देखो क्रेडिट होता है कर्ज देना, एक तरह से उधार, और मॉनेटरी पॉलिसीज मतलब पैसे से संबंधित पॉलिसीज जो भी है सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियाँ। तो वो क्या क्या है, मॉनेटरी पॉलिसीज पे और क्रेडिट पॉलिसीज पे जो रिसेंट है, अभी हाल ही की जो नई पॉलिसीज आई है, उन पे आपका सवाल पूछे जाएंगे, मॉनेटरी पॉलिसीज एंड क्रेडिट पॉलिसीज। फिर उसके बाद फिफ्थ टॉपिक है दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक सेबी, आरबीआई, इरडा, एफएसडीसी। तो इंट्रोडक्शन मतलब जो भारत के नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, वित्त संस्थान है, जो पैसे से संबंधित जो संस्थान है, वो क्या क्या है, उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि सेबी है दोस्तों, आप जानते होंगे सेबी,
जो नहीं जानते उन्हें बता दूं, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म होता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जो शेयर मार्केट होती है दोस्तों, स्टॉक्स खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं शेयर्स उसमें कंपनी के, जिससे लोग प्रॉफिट भी कमाते हैं, कई बार लॉस भी होता है। तो शेयर मार्केट को जो कंट्रोल पूरा करता है, स्टॉक शेयरिंग ये सब जो कंट्रोल करता है, वो कौन करता है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो भारत में जितने भी कंपनीज हैं उनके शेयर्स कैसे बिकेंगे, क्या बिकेंगे, ये सारा कंट्रोल करता है सेबी की अथॉरिटी होती है उसको। वैसे ही आरबीआई आप सब जानते होंगे कि आरबीआई कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। एक तरह से सभी बैंकों का जो सभी बैंक है भारत में, एसबीआई हो चाहे कोई सा भी बैंक हो, वो सब किसके अंतर्गत काम करते हैं दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है इंडिया का, उसको रेगुलेट करने का, उसको चलायमान रखने का काम किसका होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और बैंकों के बारे में जितनी भी पॉलिसीज बनती है वो सब आरबीआई ही तय करता है। और एक और काम होता है आरबीआई का, हमारी करेंसी को बनाना, हमारी करेंसी को प्रिंट करना, ये भी आरबीआई का ही काम होता है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इसी तरह इरडा एक होती है संस्थान, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंफॉर्मेशन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। फिर एफएसडीसी है दोस्तों। इस तरह से इन संस्थाओं के बारे में सवाल आएंगे आपसे, मेनली आरबीआई और सेबी पे सवाल आते हैं। और फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी है, उन पे भी सवाल आते हैं, जैसे आईएमएफ। आईएमएफ आप जानते होंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक संस्था है आईएमएफ। फिर वर्ल्ड बैंक हो गया, यूएन हो गया, यूनाइटेड नेशंस। तो इन पे सवाल आते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मेनली इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं या इनकी पॉलिसीज किस चीज पे फोकस करती हैं? मेनली मॉनेटरी पॉलिसीज ही बनाते हैं ये लोग भी, आईएमएफ वगैरह। फिर छठा टॉपिक आता है दोस्तों एब्रीविएशंस एंड इकोनॉमिक टर्म्स। एब्रीविएशंस मतलब शॉर्ट फॉर्म। आप जानते हैं कि हमें शॉर्ट फॉर्म दी होती है यहाँ पे, उसका फुल फॉर्म वगैरह लिखना होता है हमें एब्रीविएशंस में। तो मेनली इकोनॉमिक टर्म्स के यहाँ पे फुल फॉर्म पूछे जाएंगे दोस्तों, क्योंकि बैंकिंग का सिलेबस है। तो बैंकिंग में जितनी भी जीएस है वो हिस्ट्री वगैरह आती है, लेकिन सब बैंकिंग रिलेटेड ही आता है। सारा कुछ इसमें क्या आता है? बैंकिंग या फाइनेंशियल रिलेटेड या मॉनेटरी रिलेटेड की चीजें पूछता है हमसे। तो इकोनॉमिक टर्म्स क्या हैं, बैंकिंग टर्म्स क्या हैं, उनके एब्रीविएशंस क्या हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे, फुल फॉर्म वगैरह। फिर बैंकिंग टर्म्स क्या क्या है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, करेंट अकाउंट क्या होता है, और इस तरह से बहुत सारे, क्रेडिट क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, इन चीज़ों पे बैंकिंग टर्म्स जितने भी हैं दोस्तों उन पे सवाल पूछे जाते हैं। फिर फाइनली जो लास्ट टॉपिक है दोस्तों इसका, वो है इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स ऑन कैपिटल एंड मनी मार्केट। तो जो भी भारत की कैपिटल और मनी मार्केट है, जो बाजार है हमारा, उसके लिए गवर्नमेंट ने, सरकार ने हमारी क्या क्या स्कीम्स नई नई लागू की हैं, उन स्कीम्स को आपको पढ़ना होगा दोस्तों। फाइनेंशियल स्कीम्स गवर्नमेंट की ज़्यादातर आपको इसमें पढ़नी होंगी दोस्तों, उस पर सवाल आएंगे दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा सिलेबस आईबीपीएस क्लर्क मेंस एग्जाम का। हमने इसमें एक एक डिटेल, एक एक टॉपिक को हमने थोड़ा थोड़ा समझा, और हर टॉपिक क्या क्या टॉपिक आएगा इसमें हमने वो यहाँ पे देख लिया दोस्तों। तो ये था हमारा सिलेबस इसका। अब मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस कोर्स को जल्द से जल्द ज्वाइन करें, जो कि 10 अक्टूबर से हमारा शुरू होने वाला है, जिसमें लाइव क्लासेस भी मिलेंगी आपको, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी वो क्लासेस मिलेंगी, और पीडीएफ नोट्स तो ऑलरेडी कोर्स के अंदर हमने इंक्लूड कर ही दिए हैं दोस्तों। टेस्ट सीरीज हम उसमें ऐड करने वाले हैं, तो आप उस कोर्स को परचेज कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो कोर्स है इसको देख के आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर ही होते जाएगी दोस्तों, और चांसेस बढ़ेंगे आपके सिलेक्शन होने के, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी इससे। तो तैयार हो जाइए, ज़्यादा समय है नहीं, सीटें इसमें सीमित हैं दोस्तों। जिन बच्चों ने भी क्लर्क आईबीपीएस क्लर्क के प्री को क्वालिफाई कर लिया, अभी तो देखिए रिजल्ट नहीं आया है, तो जो बच्चे भी जिनको लगता है कि हमारा क्लर्क का जो प्री एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा, तो वो इंतज़ार ना करें रिजल्ट का, वो आज से ही मेंस की तैयारी में जुट जाएं दोस्तों। क्योंकि हर अभ्यर्थी को ये पता होता है कि उसने जो एग्ज़ाम में किया है वो कितना किया है, वो क्वालिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ देखिए, जो मतलब एवरेज बच्चा होता है वो कट ऑफ के आसपास, उसको मतलब एक्सपेक्ट ये होता है कि मेरे मार्क्स जो है वो कट ऑफ के आसपास आएंगे, तो उनमें थोड़ा डाउट होता है कि मैं क्लियर होऊंगा या नहीं होऊंगा, लाइन के इस पार जाऊंगा या उस पार जाऊंगा।
तो वो थोड़े डाउट में रहते हैं। बाकी जिन्होंने देखिए दोस्तों 100 में से 80 क्वेश्चन कर दिए हैं, तो इतनी भी नहीं जाती, आपको पता है कट ऑफ 80 82 85 तक जाती है। 100 में से 90 नंबर क्वेश्चन अगर आपने सही किए हैं तो आप कंफर्म है कि ये मेरा प्री तो क्वालिफाई होगा ही, और मेंस आप बैठने ही वाले हैं। तो मेंस की तैयारी के लिए आप प्री के रिजल्ट का वेट करें, ये मूर्खता होती है दोस्तों, क्योंकि फिर मेंस जब प्री का रिजल्ट आता है उसके बाद ज़्यादा समय आपको मिलता नहीं है, 15 से 20 दिन के बाद ही आपका मेंस का एग्जाम हो जाता है, जिसका लेवल ठीक ठाक लेवल रहता है। तो हम इसमें सभी हाई लेवल क्वेश्चंस को इस कोर्स में कवर करेंगे। आपको स्पीड कैसे बढ़ाई जाए, आपकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ाई जाए अपनी, इस पे हम बात भी करेंगे, और आपको सवालों को हल करके भी दिखाएंगे कैसे आपको अप्रोच क्या लेनी है। इसको इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको अप्रोच क्या रखनी है दोस्तों। अप्रोच बहुत जरूरी होती है दोस्तों। मेथड सबको मालूम होता है, फॉर्मूला भी सबको आता है दोस्तों, मेन चीज होती है अप्रोच। आप जल्दी कैसे करते हैं उस क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें बहुत ही ज्यादा महत्व होता है समय का। बैंकिंग एग्जाम में खेल ही यही है कि समय का बहुत, समय कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, पर क्वेश्चन इतने लेवल हाई भी नहीं होता कि कोई बच्चा कर ना पाए। कर सभी लेते हैं, बट वही है ना कि समय बहुत कम होता है उसमें। कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, तो और सही करना है, क्योंकि एक गलती आपकी 0.25 नंबर ले जाएगी। और 0.25 क्या, जो आपने गलत किया है आपके हिसाब से तो वो सही है, तो उसके लिए आपको 1 नंबर प्लस होना चाहिए, बट आपका वो 1 नंबर तो गया ही, प्लस इसके अलावा जो आपके आ रहे थे सही आंसर्स के मार्क्स, उनमें से भी 0.25 आपका घट जाएगा। तो एक क्वेश्चन गलत होने से 0.25 ही नहीं घटता दोस्तों, 1.25 घट जाता है एक्चुअली अगर आप देखें तो इसलिए ये नेगेटिव का तो बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है, डाउट हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसमें आप तुक्का मत मारिए। तुक्का मारना इज नॉट अ सोल्यूशन। इससे तो आपके नेगेटिव ही ज़्यादा होंगे। आप शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं उन्हीं को कीजिएगा एग्जाम में। बाकी ये जो हमारी कोर्स है, इसमें हमने सभी टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, करेंगे इसमें हम सभी टॉपिक्स को इसमें हम कवर करेंगे। आपको टॉपिक वाइज, आपको सेक्शन वाइज सभी तरह की क्लासेस इसमें मिलेंगी, और डाउट सॉल्विंग क्लासेस को भी हम इसमें कंडक्ट करेंगे, ताकि बाकी लाइव चैट वगैरह भी हमारी इसमें चालू रहेगी। आप चाहें तो लाइव भी हमसे क्वेश्चंस आंसर्स कर सकते हैं दोस्तों। तो तैयार हो जाइए प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए, और हमारे इस कोर्स को परचेज कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, और ताकि आपको अपनी लाइफ में बढ़ेंगी, थोड़ा हमारा चैनल भी ग्रो हो जाए, इसलिए आपका भी सपोर्ट हमें चाहिए दोस्तों। वीडियोस अगर पसंद आई हो तो आप उनको लाइक कर सकते हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ऐसे ही आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे को इस चैनल में लगातार मिलती रहेंगी। तो इस चैनल को आप शेयर भी कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इन वीडियोस का फ़ायदा मिल सके दोस्तों। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ नॉलेज तो आपने इस वीडियो से गेन ही करी होगी दोस्तों। आप अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आती है तो आप इसको जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। बाकी हम आपसे मिलते हैं 10 तारीख से लाइव क्लासेस में, और उससे पहले दोस्तों हम कुछ डेमो क्लासेस भी इसमें डाल देंगे आपके लिए, फ्री डेमो क्लासेस, जिसमें हम ये दिखा देंगे कि हम जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं तो हमारा मेथड क्या है पढ़ाने का, रीजनिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहे थे उसका हमारा मेथड क्या है, हम तरीका क्या है, हम किस तरह से पढ़ाते हैं, ताकि ये आपको अच्छे से थोड़ा सा आइडिया हो जाए। इसके लिए हम कुछ डेमो क्लासेस इसमें आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं आने वाले 2-3 दिनों के अंदर। तो इसको आप देखिए डेमो क्लासेस को, और अगर आपको लगता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है हमारी क्लासेस से और आपको इन क्लासेस को देख के फ़ायदा होगा, तो आप ज़रूर इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए दोस्तों। हाँ, ज़रूर ये आपकी हेल्प करेगा एग्ज़ाम को क्लियर करने में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अब लाइव क्लास के दौरान। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूँगा। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। गुड बाय फ्रेंड्स।